बच्चों इसके पहले वाले भाग तक हमारे अध्याय 4 पूर्ण हो चुके थे। वहीं इस भाग में हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है शासक और इमारतें। वहीं बच्चों इसका जो पहला भाग है, इसमें हम इस अध्याय का परिचय और जो अभियांत्रिकी कौशल और जो इनके निर्माण कार्य हैं, अर्थात जो मध्यकालीन इतिहास और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य किए गए और जो नई नई अभियांत्रिकी इनके द्वारा प्रयोग में की गई, उन सभी के बारे में हम इस भाग में बात करेंगे। देखें बच्चों, ये चित्र आपको दिख रहा है बच्चों, कुतुब मीनार का चित्र है। इसमें देखें कि ये 5 मंजिली इमारत है और अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। देखिए बच्चों, ये जो छज्जा इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इस छज्जे के नीचे वाले भाग में, अर्थात इस भाग में अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई गई है। इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास में इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में इसका कार्य करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान और भूकंप की वजह से क्या हुई है बच्चों, क्षतिग्रस्त हुई है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी के द्वारा जो कुतुब मीनार है 5 मंजिला, इसकी मरम्मत करवाई जाती है। और इसकी जो बच्चों ये 2 पट्टियां हैं, इन पट्टियों के ऊपर अरबी में लेख लिखे हुए हैं। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। इसके छज्जे के नीचे जो अभिलेखों की 2 पट्टियां हैं, वो अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। ये ध्यान रखें कि इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, अरबी भाषा है। अब यहाँ पे बच्चों एक बात करेंगे कि यहाँ पे इमारतें बन रही है जो मुगल और मध्यकालीन साम्राज्य और जो काल है, उसमें 2 तरह की इमारतें हैं। पहली की बात करें तो विशेष वर्ग के लिए, और दूसरी की बात करें तो जो सामान्य वर्ग या सामान्य जन है, उनके लिए इन इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। देखें, पहले के अंतर्गत किले है, महल है और मकबरों का निर्माण किया जाता है। ये सुरक्षित, संरक्षित और आराम और विराम की भव्य इमारतें होती थी। वहीं दूसरी तरह की इमारतों की बात करें तो इसमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजारों को शामिल किया जा सकता है, जो जनता के उपयोग की महत्वपूर्ण इमारतें होती थी। तो यहाँ पे बच्चों 2 तरह की इमारतें आपको देखने को मिलेगी। एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना होता तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती थी। तो बच्चों यहाँ पे जो विशेष प्रकार के विशाल कक्ष निर्मित किए जा रहे हैं, इसके लिए विशेष प्रकार के परिष्कृत कौशल की इनको आवश्यकता होती थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे बनाने लगे, दरवाजे और खिड़कियां निर्मित करने लगे। एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसमें छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाकार जो खंभे हैं, उनको आर पार एक अनुप्रस्थ जो सैतीर है वो रखकर बनाए जाते थे। और ये जो बनाने की शैली है वो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली कहलाती है। इसमें देखें बच्चों कि ये जो इस क्षेत्र का जो भार है, वो पूरा का पूरा जो भार है वो इन खंभों के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो विशेष प्रकार की शैली है, इसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली कहा जाता है। अर्थात इस क्षेत्र का और इस पूरे क्षेत्र का जो भार है इन खंभों के ऊपर आ जाएगा, और ये शैली क्या कहलाएगी, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली कहलाएगी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं, जिन्हें बावड़ी के नाम से जाना जाता है, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का ही प्रयोग किया जाता था। अब एक बावड़ी है बच्चों राजस्थान के बूंदी जिले में, जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी। 1699 में बूंदी के राजा हैं अनिरुद्ध सिंह और इनकी रानी है नाथावत। इसके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। और स्थापत्य कला की दृष्टि से सुंदर यह बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिनका निर्माण पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। अर्थात उन 50 बावड़ियां जो पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ पे निर्मित की जाती है, उनमें जो बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी, वो सबसे भव्य, सुंदर और विशाल थी। ये चित्र बच्चों जो शिव की स्तुति में बनाया गया है, कंदरिया महादेव का मंदिर है और चंदेल राजवंश के राजा है धंगदेव, इनके द्वारा 999 ईस्वी में
ये विशाल मंदिर बनाया जाता है जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो चोल वंश के राजा धंगदेव के द्वारा बनाया जाता है। इसमें देखेंगे बच्चों, जो मंदिर निर्माण करने की जो शैली है वो इसमें दिखाई गई है। देखें, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन अर्थात महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, वहां तक पहुंचा जाता था। तो बच्चों, ये भाग आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो मंदिर के मुख्य भाग है वहां तक जाने के लिए क्या है, एक अलंकृत मुख्य द्वार है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर अर्थात गर्भगृह में रखी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न होते थे। जो गर्भगृह वाला भाग है वहीं पर क्या होते थे, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते थे। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार और जो पुरोहित है वो ही एकत्रित होते थे, अर्थात जो विशेष वर्ग है, विशेष लोग हैं, वही इस कार्यक्रम में क्या होते थे, उपस्थित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं होती थी और ये मंदिर सुप्रस्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से क्या होते थे, अलंकृत होते थे। इस प्रकार से ये मंदिर का जो प्रवेश द्वार वाला भाग है, ये मंदिर का जो सामान्य यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि आगे वाले भाग में क्या है, मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह वाला भाग है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवताओं की क्या है, मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया जाता था। इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, जो तंजावुर है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर है मध्यकालीन, उसके राजराजेश्वर मंदिर का इसमें शिखर है। उस समय के जो मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचा शिखर था। ये आप देख रहे हैं चित्र राजराजेश्वर मंदिर का चित्र है और तंजावुर शहर का है। इसका निर्माण कार्य इतना आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों में किसी भी प्रकार की क्रेन की सुविधा नहीं होती थी। जो बड़े बड़े पत्थर है, इनको मंदिर के जो ऊपर वाला शिखर वाला भाग है उस पर चढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की क्रेनें नहीं होती थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने क्या किया बच्चों, मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ते बनाए और ये रास्ते होते थे बच्चों 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबे और रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर लेके जाया जाता था। इस काम के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबा जो पथ होता था उसको तैयार करते थे और इसी के माध्यम से चढ़ाई की जाती थी। क्योंकि ये पथ लंबा इसलिए किया जाता था ताकि चढ़ाई क्या हो बच्चों, आसान हो जाए और ज़्यादा खड़ी नहीं हो। और ये जो आप भव्य मंदिर देख रहे हैं ये है राजराजेश्वर मंदिर। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी की दृष्टि से और शैली से संबंधित जो मुख्य परिवर्तन है वो इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। जिसमें पहले की बात करें तो बच्चों इसमें है खिड़की और मेहराबों के ऊपर की जो अधिरचना का जो भार है वो मेहराबों के ऊपर ही डाल दिया जाता था। और वास्तुकला का यह रूप क्या कहलाता था, चापाकार रूप कहलाता था। दूसरे तरीके की बात करें जो परिवर्तन है, निर्माण कार्यों में चूना पत्थर और सीमेंट का यहाँ पे प्रयोग क्या है, बढ़ गया और इसमें पत्थर के टुकड़े मिलाकर किसका निर्माण किया जाता, कंक्रीट का निर्माण किया जाता। इससे बच्चों क्या होता, विशाल निर्माण कार्य बड़ी सरलता और आसानी और तेजी से संभव हो जाते थे। तो यहाँ पे देखें कि जो इस शताब्दी में दो विशेष प्रकार के जो परिवर्तन है प्रौद्योगिकी की दृष्टि से और शैली की दृष्टि से वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये इस प्रकार के जो अधिरचना है और इस अधिरचना के इस क्षेत्र का जो संपूर्ण भार है वो इन मेहराबों के ऊपर डाल दिया जाता था। और ये क्या था, यहाँ का मुख्य प्रौद्योगिकी की दृष्टि से परिवर्तन था। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में जो ये डाट वाला भाग है, अधिरचना के भार को मेहराब की जो आधारशिलाएं हैं इनके ऊपर डाल दिया जाता था। ये मेहराब का विशुद्ध रूप देख रहे हैं बच्चों, जो अलाई दरवाजे का मेहराब है, प्रारंभिक जो 14वीं सदी है उसमें कुवत अल इस्लाम मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है उसमें देखा जा सकता है। तो बच्चों ये भाग यहीं पे समाप्त होता है और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा मंदिर, मस्जिद और जो हौजों का निर्माण हो रहा है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।